सो व्हाट इज़ अप गाइस। सो गाइस वेलकम बैक आपका हमारी आज की वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया रिजेक्शन के बारे में। ऑल्दो इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूँ, बट यार अभी भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, उनके अभी भी काफ़ी डाउट है कि वीज़ा रिजेक्ट क्यों होते हैं, हम ऐसा अपनी फ़ाइल के अंदर क्या करें जिससे हमारे वीज़ास के जो से चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे 7 पॉइंट बताऊंगा जिसको अगर आपने अपने वीज़ा के अंदर अप्लाई किया, अपनी फ़ाइल के अंदर अगर आप अप्लाई करेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे, आपके वीज़ास के चांसेस जो से हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अंदर फंड्स, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री और आपके एकेडमिक सारा कुछ इंक्लूड होगा, जीएसटी, जीटीई। तो ऐसे कुछ 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स कॉमन है और कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने हो सकता ना सुने हो। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक, और अगर थोड़ी सी भी वीडियो आपको लगता है किसी और के काम आ सकती है, किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकती है, यार शेयर भी कर देना। और भाई अपने भाई को थोड़ा सा प्यार दिखाओ क्योंकि बैक टू बैक अब वीडियोस आ रही हैं। वीडियो को शुरू करते हैं और हमारे पॉइंट नंबर 1 के साथ, जो कि आ जाता है हमारा जीएसटी। यार जिसे जीएसटी नहीं पता, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट जो सा है वो टेस्ट होता है, ये जो आपको क्लियर करना होता है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा ऑस्ट्रेलिया के लिए। बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर जो सा है एम्बेसी जो सा चेक करती है इफ़ यू आर रेलिवेंट, और अगर आपका सोल पर्पस ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाना सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना है, आप किसी और काम से नहीं जा रहे, आप ट्रैवल करने या फिर वर्क करने नहीं जा रहे, आपको जो से अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने होते हैं, जिसके अंदर आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, आपको अपने एकेडमिक्स, आपको अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़, आपको अपना मोटिव और आपको अपना करियर प्लानिंग, सब कुछ जो सा उन्हें बताना होता है। और आपको प्रूफ करना होता है कि आपका जो सा सोल पर्पस है ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो स्टडी करना है और कुछ भी नहीं है। बिकॉज अगर आपने हल्का सा भी उन्हें डाउट हो गया कि आप कुछ और करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्टडी के अलावा, आप काम करने जा रहे हैं, आप वहाँ सेटल होने जा रहे हैं, आप वहाँ घूमने जा रहे हैं, कुछ भी उनको डाउट आता है तो आपका वीज़ा डायरेक्टली हो जाएगा रिजेक्ट विदाउट एनी डाउट। यार ये जीटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है अगर आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। वैसे तो यार लोग जो से हैं वो सारा कुछ अपने एजेंट के ऊपर छोड़ देते हैं, एजेंट जो सा खुद ही जीटी, जीएसटी सारा कुछ खुद ही फाइल करता है और स्टूडेंट बेयरली जो सा है उस पर ध्यान देते हैं। बट जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है, आपको ये सारा कुछ खुद गो थ्रू करना है एजेंट के अलावा भी। एजेंट तो कर रहा है, वो अपना काम करेगा, बट आपको अपनी फाइल को खुद गो थ्रू जो सा है वो करते रहना है और आपको खुद देखना है जीटी स्टेटमेंट आपकी जो सी है वो उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स हैं, आपका अगर जीएसटी है उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है। और मेनली यार आपको प्रूफ करना होता है कि आप जो सा है सिर्फ और सिर्फ स्टडी करने जा रहे हैं और कुछ भी करने नहीं जा रहे। एक तरीके से यार ये एक इंश्योरेंस पर्पस होता है कि एम्बेसी को इंश्योर होना है कि हम जो सा जिसको हम वीज़ा दे रहे हैं वो एक जेन्युइन स्टूडेंट है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो आपको इसके अंदर ध्यान रखना है जब भी अगर आप जीटी लिखते हैं, उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपका फंड्स, आपके स्पॉन्सर्स, आपकी स्टडी, आपकी प्रीवियस हिस्ट्री, आपकी प्रीवियस फैमिली हिस्ट्री एंड आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री। तो ये सारा कुछ आपको जो सा है मेंशन करना है और सच बोलना है, आपको झूठ नहीं बोलना। अगर आप अपनी जीटीई या फिर जीएसटी के अंदर कुछ भी गलत बोलते हैं या कुछ भी झूठ बोलते हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं, डायरेक्टली 100% आपका वीज़ा हो जाएगा रिजेक्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के वीज़ास इस चक्कर में रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो एजेंट या फिर कोई भी होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है, आप उल्टा या झूठ बोल दो, कुछ भी बोल दो, बट आपको ऐसा नहीं करना है बिकॉज आपका वीज़ा हो जाएगा रिजेक्ट। बिकॉज यार देखो ऑलरेडी आजकल एम्बेसी जोन से हैं वो भले ही ट्रैवल वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, स्टूडेंट वीज़ा हो, उनको जो से अपने इमिग्रेंट्स हैं वो कम करने हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि कम से कम लोग हमारी कंट्री में आएँ। उन्होंने जो से रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी हैं। अगर आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो आपके वीज़ा चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। यही था हमारा पॉइंट नंबर 1। इफ़ वी टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, जो कि हमारा आ जाता है एकेडमिक बैकग्राउंड, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड रेलिवेंसी। एक एक करके बात करते हैं। एकेडमिक्स के अंदर आ जाते हैं आपके 12th के मार्क्स, आपके 10th के मार्क्स, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स, और आपने कहाँ से 10th और 12th करी है। देखो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से करी है काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है कि सीबीएसई बोर्ड एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया के लिए रेपुटेटेड जो सा एक बोर्ड है वो माना जाता है। अगर आपने किसी और या स्टेट बोर्ड से करी है तब भी दिक्कत नहीं है, बट अगर आप सेंट्रल बोर्ड लाइक सीबीएसई से करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा है। और उसके अलावा आपके कितने मार्क्स आए हैं 10th के अंदर, आपके कितने हैं स्कोर,
ट्वेल्थ के अंदर आपका कितना स्कोर है। देखो वो ये नहीं कहते कि आपके 90% होने चाहिए, बट आपके मोर देन एवरेज लाइक 60 अबव देन 60 70 80% हैं, सो इट इज़ कंसीडर्ड एज गुड। सो इतने आपके मार्क्स 10th में भी होने चाहिए, 12th में भी होने चाहिए, एंड कॉलेज के अंदर भी आपका स्कोर एक डिसेंट होना चाहिए। इफ़ यू आर बिलो एवरेज स्टूडेंट तो आपके वीज़ा फाइल के अंदर दिक्कत आ सकती है। और दूसरी बात आती है रेलिवेंसी। देखो आप कौन से कोर्स के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, सो आपका कोर्स जो सा है रेलिवेंट होना चाहिए। आप वहाँ पे जाके जो स्टडी करेंगे, बिकॉज मैंने आपको क्या कहा था, जीटी के अंदर आपको प्रूफ करना होता है आपके जो से फ्यूचर गोल्स क्या हैं, कि आप फ्यूचर में आपको बताना होगा कि हाँ मैं ऑस्ट्रेलिया का जो सा फाइनेंशियल जो सा एकेडमिक बैकग्राउंड है वो अच्छा है, अगर मैं वहाँ से स्टडी करूँगा, सो ये कोर्स अगर मैं वहाँ से करूँगा, सो मेरे को अपनी कंट्री में, होम कंट्री में आके ये बेनिफिट्स होंगे। सो अगर आपका कोर्स रेलिवेंट नहीं होगा, सो आपका ये वाला पॉइंट जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, आपने 12th कॉमर्स से करी, देन आपने ग्रेजुएशन साइंस लाइक आपने बीटेक कर ली, या फिर आपने बीसीए जो भी साइंस के कोर्स होते हैं वो कर लिए। उसके बाद आप अप्लाई कर रहे हैं आर्ट्स बैकग्राउंड के लिए, या फिर चाइल्डहुड एजुकेशन का जो सा कोर्स होता है, अगर आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, सो यार ये थोड़ा सा इरेलीवेंट हो जाता है। सो आपका कोर्स रेलिवेंट लेना है, वरना आपके वीज़ा हो सकते हैं रिजेक्ट। तीसरी बात आ जाती है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लाइक आईएलटीएस पीटी के अंदर आपका कितना स्कोर है। ऑल्दो अब आईएलटीएस और पीटी की जो सी रिक्वायरमेंट है वो भी ऑस्ट्रेलिया ने जो सी है बढ़ा दिया। सो पहले जैसे 5.5 बैंड होती थी, अब 6.6 बैंड हो गई है ऑस्ट्रेलिया के लिए। एंड पीटी का स्कोर की भी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी जो सी है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। सो ये सारा कुछ एक बार आप गूगल से देख लेना, और उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, और उस हिसाब से आपका स्कोर आना चाहिए इफ़ यू वांट अ गुड स्कोर। सो ये था एकेडमिक पॉइंट। इसमें से अगर कुछ भी आपका कम है, या आपका कोर्स रेलिवेंट नहीं है, आपका स्कोर कम है, आपके 10th-12th में मार्क्स अच्छे नहीं थे, अगर आपका बोर्ड अच्छा नहीं था, सो देयर माइट बी अ चांसेस कि आपका वीज़ा हो सकता है रिजेक्ट। सो ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। इफ़ यू टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3 विच इज़ फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़। सो यार देखो फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ एक तो बहुत ज़्यादा वास्ट पॉइंट है। देखो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, इसके अंदर आपकी लिविंग कॉस्ट आ जाती है, इसके अंदर आपकी कॉलेज की फ़ीस आ जाती है। सो यार देखो लोग मेरे को कहते हैं कि लोग पूछते हैं, बेसिकली उन्हें पता नहीं होता कि यार हमें कितने जो से फंड्स को शो करना होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपके जितने साल का आपका कोर्स है, फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं आपका 2 साल का कोर्स है, बैचलर के लिए जा रहे हैं आपका 3 साल का कोर्स है, एंड अगर आपके 1 साल की जो सी फीस है फॉर एग्जांपल $20,000 है, जितनी भी आप एग्जांपल के लिए $20,000 हैं, सो आपके 3 साल की हो गई $60,000। एंड सेम अगर आपका 3 साल का कोर्स है और आपके लिविंग एक्सपेंसेस, अब लोग पूछते हैं यार लिविंग एक्सपेंसेस हमें कितने शो करने होते हैं। सो रिसेंटली 2025 के अकॉर्डिंग मिनिमम आपके $20,000 पर ईयर जो से आपको लिविंग एक्सपेंसेस शो करने होंगे। सो आपके 60,000 में मान लेता हूँ कॉलेज की फ़ीस, 60,000 में मान लेता हूँ आपके लिविंग एक्सपेंसेस। सो इतने आपको शो करने हैं, जिसमें से कॉलेज की फ़ीस आप 1 साल की जो है वो ऑलरेडी पहले से अगर एडवांस देंगे आप उसको माइनस कर सकते हैं। सो 60,000 और 40 लाइक इतने आपको जो से फंड्स को शो करने होते हैं। फंड शो करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई एसेट है, आपके पास कोई एफडी है, आपके पास स्टॉक्स हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास कुछ भी है, जितने भी उसके वो क्या कहते हैं वैलिड जोन से भी सोर्सेज हैं, आप उसके अंदर शो कर सकते हैं और आपको इतने शो करने होते हैं। सो ये मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं अगर हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा आ जाता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि हो सकता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। सो देखो यार डॉक्यूमेंटेशन के अंदर 2 तरीके की गलती है जो उनसे लोग करते हैं। एक होता है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स और एक होता है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। तो अगर हम इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स की बात करें, सो यार देखो हमें पता नहीं होता, हमारा फाइल के अंदर कोई एक आधा डॉक्यूमेंट कई बार हम जो है उन्हें देना भूल जाते हैं, या किसी डॉक्यूमेंट के अंदर हमारी गलती से कोई गलती हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पासपोर्ट में अलग नेम है, हमारे आधार कार्ड में अलग नेम है, 10th की मार्कशीट में या फिर कोई अलग नेम है, और आपका फादर नेम मदर नेम उसके अंदर कोई दिक्कत है, अगर आपने कुछ ऐसे आपके डॉक्यूमेंट में गलती है, सो इसके वजह से भी आपकी फाइल जो सी है वो होल्ड पे जा सकती है। देखो लोग कहते हैं भाई मैंने 6 महीने 8 महीने 1 साल से वीज़ा लगाया हुआ है, मेरा अभी तक आया नहीं। सो देयर माइट बी चांसेस कि आपके डॉक्यूमेंट या तो कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट होगा या फिर आपके डॉक्यूमेंट में कोई एरर होगा। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी जो सी है वो आपको कोई भी मेल नहीं करती इफ़ योर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट कंप्लीट। तो अगर आपका कोई भी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट होता है वो आपकी फ़ाइल को होल्ड पे डाल देते हैं, आपको वो मेल नहीं करते कि आप ये वाला डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करा दीजिए। सो जब आप वीज़ा फाइल कर रहे हैं, सो मेक श्योर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को
बार बार वेरीफाई करें, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो सा है वो स्किप नहीं होना चाहिए। अगर एजेंट से फ़ाइल लगवा रहे हैं, सो एजेंट जब आपकी फ़ाइल लॉन्च करे उससे पहले आपको खुद गो थ्रू करना है, उसको बोलना है भाई वेरीफाई करने के लिए, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सो आपके इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं और इसकी वजह से आपका वीज़ा जो सा है वो होल्ड पे या फिर आपका रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा आ जाता है मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। अगर आप फेक डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 12th ओपन से करी, आपने कोई और फेक डॉक्यूमेंट लगा दिया, आपके मार्क्स कम थे, आपने कोई और डॉक्यूमेंट लगा दिया, मेडिकल के आपने नकली फॉर्म्स लगा दिए, या फंड्स के आपने जो से नकली एफडी वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चलती हैं। अगर आप इसमें से कुछ भी कर रहे हैं, सो देर आर चांसेस, और चांसेस नहीं, इट इज़ कन्फर्म कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। बिकॉज आजकल जो सा है एम्बेसी और ऑस्ट्रेलिया जो सा है वो अलग ही चल रही है, वो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। सो अगर आपके मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, अगर आप उन्हें कुछ गलत डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, जैसे पीछे भी जो सा है हरियाणा पंजाब पे बैन लग गया था, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स जो से हैं वो दे रहे थे। सो इस वजह से आपके वीज़ाज़ रिजेक्ट होते हैं और होते रहेंगे। देखो ऑस्ट्रेलिया जो सा है वो मजाक नहीं है। सो आपको सही से और अच्छे से अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड जो से हैं वो उन्हें कराने हैं। सो ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो कि आ जाता है हमारी ट्रैवल हिस्ट्री। देखो ऑल्दो ये पॉइंट इतना मैटर नहीं करता, बट क्योंकि देखो अगर आप, मैं मान रहा हूँ अगर आप वीज़ा लगा रहे हैं, सो आपकी एज 19, 20, 21 जितनी भी होगी, सो इस एज के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री जो सी है वो नहीं होती है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आपको दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने ट्रैवल करा हुआ है कहीं पे और अगर आपकी रिजेक्शन आई है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से पहले अमेरिका के लिए, कनाडा के लिए, कहीं के लिए भी अप्लाई किया था एंड आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, सो एक कंसर्न बन जाता है कि ऑस्ट्रेलिया जो सा है वो सोचती है कि हाँ, अगर उस कंट्री ने रिजेक्शन दे दी थी, सो देयर माइट बी अ चांसेस कि आपकी फ़ाइल के अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है। सो आपका वीज़ा रिजेक्ट वो कर सकते हैं इस बेसिस पर भी, क्योंकि ऑल्दो वो पूरा वेरीफाई करेंगे कि आपका वीज़ा क्यों रिजेक्ट हुआ सा। बट अगर आपकी ऑलरेडी रिजेक्शन है किसी कंट्री में, सो इट माइट बी अ कंसर्न और आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। और इसको हम वाइस वर्सा कर देते हैं, अगर आपका बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड कंट्री का ऑलरेडी वीज़ा लगा हुआ है, पहले ट्रैवल वीज़ा या फिर कोई भी वीज़ा लगा हुआ है, सो ऑस्ट्रेलिया जो सा आपको वीज़ा दे सकती है। बिकॉज उन्हें लगता है हाँ, अगर यार यूएसए ने वीज़ा दे दिया तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होती वीज़ा देने में। सो एक आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी थोड़ा सा मैटर करती है। अगर आपकी अच्छी कंट्रीज़ के वीज़ाज़ लगे हुए हैं ऑलरेडी, सो देयर माइट बी अ चांसेस कि आपका जो सा है ऑस्ट्रेलिया का भी स्टडी वीज़ा लग जाएगा। उसके बाद अगर हमारे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आ जाता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। आप जिस भी कंट्री से वीज़ा लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से वीज़ा लगा रहे हैं, इंडिया की जो सी इकोनॉमी है वो अच्छी है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड नहीं है, कोई वॉर की सिचुएशन नहीं चल रही है वर्ल्ड में। सो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं, और कोई डिसीज़ नहीं है, लाइक पीछे कोविड-19 आ गया था, सो उस टाइम पे वीज़ाज़ नहीं आ रहे थे। एंड फॉर एग्जांपल कोई बहुत ज़्यादा बैकवर्ड कंट्री से वीज़ा लगा रहा है जहाँ की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मतलब बेकार है, लाइक खाने पीने के कह सकते हैं, खाने को भी नहीं है उस कंट्री में, या फिर कंट्री का मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी कंट्री का। सो अगर आप वैसी कंट्रीज से वीज़ाज़ लगा रहे हैं, लाइक बहुत उधर साउदर्न कंट्रीज़ जो सी हैं वो थोड़ा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से चलती रहती हैं। सो अगर आप ऐसी कंट्री से कोई वीज़ा लगा रहे हैं, या फिर कोई वॉर की सिचुएशन है आपकी कंट्री में या फिर वर्ल्ड के अंदर, या कोई पेंडेमिक चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, सो अगर कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं या फिर ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं, तो उस कंडीशन में भी वीज़ाज़ जो से हैं वो नहीं लगते हैं। सो इस पॉइंट का भी आपको जो सा है वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है कि जिस टाइम पे आप वीज़ा लगा रहे हैं उस टाइम पे जो सी आपकी कंट्री की इकोनॉमी है और वर्ल्ड के अंदर जो सी भी सिचुएशन चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको वीज़ा लगाना है, ठीक है। सो उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट हाँ है, बिकॉज जो कि आया था हमारा हेल्थ एंड करेक्टर सर्टिफिकेशंस। लाइक देखो आप जिस एज में वीज़ा लगा रहे हैं, तो आई नो कि सबकी हेल्थ में ज़्यादा इशू नहीं होता, और आपका कोई सर्टिफिकेशन जो सा करेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती। लाइक देखो इसके अंदर क्या होगा, आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, आपके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा होना चाहिए, आपका ऊपर कोई पेंडिंग केस नहीं होना चाहिए, या फिर और भी जितनी चीज़ें हैं वो सारा कुछ नहीं होना चाहिए। आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देना होता है। उसके अलावा आपकी हेल्थ इशू ना हो, आपको कोई
जिसके लिए आपको OHSC देना होता है, ओवरसीज़ हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, जहाँ तक मेरे को पता है। एक मेडिकल होता है, वो सबको करना पड़ता है। सो अगर आपके मेडिकल के अंदर, वैसे देखो कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादातर लोगों के मेडिकल के अंदर, क्योंकि देखो वो एज ऐसी है, तो आई कंसीडर एवरीवन टू बी फिट। बट अगर आपको कोई कंडीशन है इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, अगर आपके एक्सरे अच्छे नहीं हुआ, या फिर HIV वगैरह, या फिर कुछ और ऐसी डिसीज़ है जो एक्सेप्टेबल नहीं है, या फिर अगर आप किसी ऐसी जगह से हैं जहाँ पे कोई डिसीज़ चल रही है या कुछ भी ऐसा कुछ है, सो उस टाइम पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। बट ऐसा होता नहीं है। उसके अलावा आपका जो सा बैकग्राउंड है वो जो सा है वो क्लियर होना चाहिए। सो ये था हमारा 7th पॉइंट। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। सो मेन जो से पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। आपका एक फ़ंड्स का पॉइंट आपका मेन है, जो मैंने आपको बताया कि फ़ंड्स आपके इतने इतने होने चाहिए। 20,000 पे पर ईयर के हिसाब से लिविंग कॉस्ट को लगा लो, इतने आपको मल्टीप्लाई कर लो जितने साल का आपका कोर्स है, और उसके अंदर आप ऐड कर लो आपकी कॉलेज की फ़ीस जितनी है, उतने आपको फ़ंड्स जो से शो करने हैं। अगर आपने इतने फ़ंड्स शो कर दिए, और देखो ये फ़ंड्स को शो करने के लिए बेस्ट वे जो है वो आता है एजुकेशन लोन। अगर आप सेविंग अकाउंट में डाल रहे हैं सो तब भी दिक्कत आ जाती है कि वो ओल्ड होने चाहिए, उसका सोर्स होना चाहिए, सो काफ़ी थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है। सो द बेस्ट वे टू शो योर फंड्स इज़ यू कैन अप्लाई फॉर स्टूडेंट लोन। स्टडी लोन के ऊपर तो एक यार पर्टिकुलर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कैसे आपको स्टडी लोन हेल्प कर सकता है, और अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको ज़रूर एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको जो सा स्टडी लोन मिल सकता है। सो आपका एक फंड्स वाला पॉइंट मेन आ जाता है। उसके अलावा जो सा मेन पॉइंट आ जाता है आपको एकेडमिक, जो मैंने आपको बताया कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपके स्कूल या कॉलेज के एकेडमिक्स, और कोर्स आप जो सा ले रहे हैं वो रेलिवेंट होना चाहिए। GTE और GST का मेन पॉइंट आ जाता है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग जो से लैक कर जाते हैं। सो उसके अंदर आपको अच्छे से जो सा है पूरी क्लैरिफिकेशन देनी है कि आपका सोल पर्पस स्टडी करना है और कुछ भी नहीं है। आप वहाँ पे घूमने फिरने नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे काम करने नहीं जा रहे हैं, वहाँ पे PR लेने नहीं जा रहे। सो कुछ भी आप नहीं करने जा रहे हैं, आप सिर्फ स्टडी करेंगे। चुपचाप आंखें बंद करके आप स्टडी करके वापस इंडिया में आ जाएंगे, और आप वहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं तो आपका जो सा है इंडिया में आके आपको क्या क्या हेल्प हो सकती है, आपका करियर बूस्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको जो सी है बतानी है। इसके ऊपर भी अगर आप चाहते हैं तो लेट मी नो, मैं कमेंट में वीडियोस बना दूंगा। और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए अगर आप PT करना चाहते हैं सो उसके लिए भी मैं वीडियोस जो सी है वो डाल रहा हूँ चैनल पे। यू कैन विजिट द चैनल एंड ऑल्दो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद एनीवन जिसको इससे हेल्प हो सकती है। सो मिलते हैं किसी और बढ़िया सी वीडियो में। आई होप अब आपके जितने डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे स्टडी वीज़ा से रिलेटेड और रिजेक्शन से रिलेटेड। सो अभी भी डाउट है सो आप मेरे को बता देना, मैं और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एंड ऑल्दो यू कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम अगर आपको कोई पर्सनल चीज़ पूछनी है, बिकॉज ये सारे जो से पॉइंट बताए ये मैंने जनरल पॉइंट बताया। अगर आपकी कोई स्पेशल केस है या अगर आपका कुछ अलग है तो आप मेरे को कमेंट में या फिर इंस्टा पे भी बता सकते हैं। सो आई विल रिप्लाई यू एंड मिलते हैं किसी और बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।